हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन ए टू सक्सेस पर। मध्यकालीन भारत के इतिहास में गुलाम वंश से संबंधित प्रश्नों को कर रहे हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 16 से 32 तक करेंगे व्याख्या के साथ। इन प्रश्नों में हम लोग गुलाम वंश के अन्य शासक जिनके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जानते, हम लोग उनके बारे में भी बात करेंगे, जैसे मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह, नासुरुद्दीन, महमूद शाह, बलबन, कैकुबाद, क्यूमर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न 16, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। जिसकी व्याख्या देते हैं, मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगबरनी की सहायता ना करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता ना की और जब मंगबरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। प्रश्न 17, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। प्रश्न 18, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए। प्रश्न 19, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। प्रश्न नंबर 20, चंगेज खां का मूल नाम था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेमुचिन। चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था। जिसकी व्याख्या देखते हैं, चंगेज खां एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। चंगेज खान का वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या तेमुचिन था। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। तो ये कथन सही है। पिछली वीडियो में जब हम इल्तुतमिश की बात कर रहे थे तो उसमें ये जो है बताए थे। कथन 2 है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। तो ये गलत है। तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। उस समय जो है नासुरुद्दीन महमूद था, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये जो है इसी वजह से गलत है। कथन 3 है, विजयनगर साम्राज्य के देवरादित्य के शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था। ये भी गलत है क्योंकि देवरादित्य के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आया था, ना कि वास्को द गामा। पूछ रहा था कौन सा या से कथन सही है या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। केवल एक कथन ही सही है। जिसकी व्याख्या देखते हैं, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत के तुर्की राज्य को मंगोलों के आक्रमण की संभावना से एक महान संकट उत्पन्न हुआ। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल शासक चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंचा था, अतः कथन एक सत्य है। 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर ने नासुरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुल्तान पर अधिकार करके सिंधु नदी पार की थी। इस प्रकार तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नासुरुद्दीन महमूद था, न कि मोहम्मद बिन तुगलक, अतः कथन 2 असत्य है। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में ईरान का राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का यात्री वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था। उस समय विजयनगर पर नरसा नायक के पुत्र तिम्मा का शासन था, अतः कथन 3 असत्य है। प्रश्न नंबर 22, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलिक जानी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। जिसकी व्याख्या देखते हैं, इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया। ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। प्रश्न नंबर 23, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तुर्कों का। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। बेगम का शासनकाल था 1236 से 1240 ईस्वी तक। रजिया बेगम दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला सुल्तान थी।
इल्तुतमिश का एक पुत्र बहराम शाह ने कुछ सरदारों को साथ लेकर सत्ता हथियाली तथा भटिंडा से दिल्ली लौटते समय अल्तुनिया और रजिया को हराकर उनकी हत्या कर दी। एल्फिंस्टन के अनुसार यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। जिसकी व्याख्या देखते हैं। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। रजिया सुल्तान के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 तक शासन किया। ये जो है नाम मात्र का शासन था। वास्तविक शक्ति 40 गुलामों के दल के पास थी, जिसका नेतृत्व एतगिन करता था। बहराम शाह एतगिन को खुश करने के लिए एक नया पद नायब ए मुमलकत की स्थापना की और यह पद जो है उसने एतगिन को दे दिया। यह पद एक संरक्षक की भांति था, अर्थात इस पद को लगभग सभी अधिकार प्राप्त थे जो बहराम शाह को प्राप्त थे। बाद में बहराम शाह ने एतगिन की हत्या करवा दी। 1241 में लाहौर पर मंगोलों का आक्रमण हुआ था। इसी के समय 1242 में बहराम शाह की हत्या कर दी गई। फिर उसके बाद जो है अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1244 तक शासन किया। ये इल्तुतमिश का पौत्र था। ये भी एक जो है नाम मात्र का शासक था। मसूद शाह के समय ही बलबन अमीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त हुआ और धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाता चला गया। 1246 में बलबन ने षड्यंत्र रचकर मसूद शाह को गद्दी से हटा दिया और कैद खाने में डलवा दिया। उसके बाद जो है नासरुद्दीन मसूद शाह 1246 से 1266 ईस्वी तक शासन किया। ये जो है बहुत ही उदारवादी शासक था और इसने जो है बलबन की शक्ति को पहचाना और उसको जो है अपना वजीर बना लिया। मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है तबकाते नासरी। ये जो पुस्तक है वो नसरुद्दीन महमूद शाह को ही समर्पित है। नसरुद्दीन महमूद शाह जो है बहुत ही धार्मिक सुल्तान था। ये जो है खाली समय में कुरान की आयतों को लिखा करता था। 1266 में अचानक महमूद शाह की मृत्यु हो गई। शमसी वंश का ये अंतिम शासक था। इसका जो है कोई भी पुत्र नहीं था। अगला शासक बलबन बना। प्रश्न नंबर 24, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम डैश बलबन था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। तो चलिए बलबन के बारे में जान लेते हैं। बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से सिंहासन में बैठा। इसका शासनकाल था 1266 से 1286 ईस्वी तक। फिरदौसी के शाहनामे में इसको अफरासियाब के वंश का बताया गया है। इल्तुतमिश ने इसे दास के रूप में खरीदा था। रजिया के शासनकाल में यह अमीर ए शिकार के महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गया था। गद्दी पर बैठते ही तुर्कान ए चहलगानी को इसने नष्ट कर दिया और इल्तुतमिश के परिवार के सभी सदस्यों को मरवा दिया। लौह और रक्त की नीति अपनाई। पारसी नववर्ष उत्सव नौरोज को भारत में प्रारंभ किया। ईरानी प्रथा सिजदा और पापोस प्रारंभ किया। मंगोल आक्रमण से बचाव हेतु एक नया सैन्य विभाग दीवान ए आरिज प्रारंभ करवाया। राजस्व का दैवीय सिद्धांत का पालन करवाया। उत्तर पश्चिम में मंगोल आक्रमण से बचने के लिए वहां दुर्ग का निर्माण करवाया और अपने सबसे बड़े पुत्र शहजादा मोहम्मद को वहां की जिम्मेदारी दी। किंतु मंगोलों के एक आक्रमण का सामना करते हुए शहजादा मोहम्मद मारा गया। अमीर खुसरो और हसन देहलवी बलबन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो ने अपना साहित्यिक जीवन शहजादा मोहम्मद के समय ही शुरू किया था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इलबरी तुर्क था। प्रश्न नंबर 25, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बलबन। दिल्ली के सुल्तान बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। जिसकी व्याख्या देखते हैं। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजस्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के रूप में प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत ए खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। 26, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बलबन। प्रश्न 27, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया
और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कथन सही है। कारण आर दिया गया है, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ये भी सही है। उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता, इसीलिए उसने जो है वहाँ पर दुर्ग बनवाया था। तो दोनों सही है, पर कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। देखते हैं, ग्यासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। इसने 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया था। इसने सम्राट के पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। इसने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत भी की थी। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण करवाया था। इस प्रकार कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न 28, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिल्ले इलाही। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने जिल्ले इलाही की भव्य उपाधि धारण की। जिसकी व्याख्या देखते हैं, बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत एक खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। प्रश्न नंबर 29, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन। वह प्रथम मुस्लिम शासक बलबन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया था बलबन ने। जिसकी व्याख्या देखते हैं, अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए और उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे और उसने उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पैबोस सुल्तान के चरणों को चूमना की प्रथा आरंभ की। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नौरोज बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था, इसलिए ये गलत है। जिसकी व्याख्या देखते हैं, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नासुरुद्दीन महमूद ने उसे उलुग खां की उपाधि दी थी। जिल्ले अल्लाह की उपाधि उसने स्वयं धारण की थी। उसका शासनकाल 1266 से 1286 ईस्वी तक था। बलबन अपने राजत्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध है। उसके राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। बलबन ने राजा को नियामत खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि बताया है। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान चहलगानी के गठन को समाप्त किया। बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने किया था, जिसे बलबन ने दबाया तथा विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। प्रश्न 32, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन। बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। जिसकी व्याख्या देखते हैं, बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर के मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। देखिए यहाँ पर कैकुबाद है। कैकुबाद का शासनकाल था 1287 से 1290 तक। बलबन ने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे के पुत्र कैखुसरो को नियुक्त किया था, परंतु विद्रोही नेताओं ने बलबन के विलासी पुत्र कैकुबाद को सुल्तान बना दिया और कैखुसरो की हत्या करवा दी। इसी समय बलबन का पुत्र बुगरा खां बंगाल पर नासुरुद्दीन के नाम से स्वतंत्र शासक के रूप में शासन चला रहा था। टिमस जो था वो कैकुबाद का नाबालिग पुत्र था। ये केवल 3 महीने के लिए दिल्ली का सुल्तान बना था।
इसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी थी और जो है खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। अगले वीडियो से हम लोग खिलजी वंश के बारे में समझेंगे और प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।